नमस्कार, मैं नुपुर चारोली जैन आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूँ खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। बोनसाई पौधे तैयार करने पर तकनीकी सलाह। भिंडी की सफल खेती पर एक किसान से मुलाकात। ऑफिस हो या फिर घर, आजकल सभी जगह सजावटी पौधों का उपयोग होने लगा है। और इन सजावटी पौधों में यदि बात करें बोनसाई पौधों की, तो इन्हें आप आसानी से तैयार कर सकते हैं, जिनसे न केवल आप अपने घर और ऑफिस की सजावट कर सकते हैं, बल्कि इन्हें बेचकर अच्छा खासा मुनाफा भी कमा सकते हैं। तो आप कैसे तैयार करें बोनसाई पौधे, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र बड़गांव उदयपुर के कार्यक्रम समन्वय डॉक्टर AS जोधा। आधुनिक संसार की अद्भुत तकनीक बोनसाई, सजावटी पौधों को मनचाहा आकृति, आकार और स्वरूप, जो बदल देता है आपके घरों के रूप को आपके अनुरूप। बोनसाई कोई रहस्य नहीं, कोई जादू नहीं, आप खुद ही कर सकते हैं तैयार, अपना सकते हैं एक नए रोजगार को। बोनसाई यानी बौने वृक्ष उगाने की कला। बोनसाई तकनीक में विशालकाय वृक्षों को बौन रूप में गमलों व प्यालियों आदि पात्रों में प्राकृतिक रूप से पनपाने की कला को बोनसाई कहते हैं। ये जापान की सर्वाधिक लोकप्रिय कला है, जो अधिकांश परिवारों में पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आ रही है। जापान से यह कला अन्य देशों में पहुंची और लोकप्रिय हुई। भारत में भी पिछले कुछ वर्षों से बोनसाई तैयार करने की कला खूब बढ़ी है। यही कारण है कि आज अपने देश में बोनसाई एक लघु व्यवसाय के रूप में उभर रहा है, क्योंकि अच्छी तैयार की गई बोनसाई को प्राकृतिक प्रेमी मुंह मांगी कीमत चुकाने को तैयार रहते हैं। यदि इसके उगाने की कुछ तकनीकी पहलुओं को जान लिया जाए तो इस व्यवसाय से अच्छी कमाई की जा सकती है। ये आप जो बोनसाई देख रहे हैं, ये 35 साल के आसपास का उम्र का हो गया है और हर साल इसमें साल में 2 बार इसकी मिट्टी को बदला जाता है। और बोनसाई में सबसे बड़ा ध्यान रखने की बात है कि जो आप पोट लेते हैं वो कम गहराई का होना चाहिए और उसमें इतना सॉइल या मिट्टी इतनी होनी चाहिए जिससे कि उस पौधे को दिन भर में 24 घंटे में वो सूखे नहीं। कई बार किसान भाई बहुत छोटा गमला ले लेते हैं, पोट ले लेते हैं, तो 4-5 घंटों में वो सॉइल है ना जो सूख जाती है, जिसके कारण कि पौधा ना मर सकता है। तो पौधे के हाइट के अनुसार आपका गमले का चयन करें और इसको हर साल बदलने के लिए अच्छा वर्मी कंपोस्ट लें, कंपोस्ट के साथ खेत की मिट्टी लें और एक भाग आप ना इसमें अगर आपको भारी मिट्टी है तो आप इसमें रेत का भी मिला सकते हैं। मिट्टी और खाद। बोनसाई वृक्षों को लगाने के लिए पोषक पदार्थों से भरपूर मिट्टी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके लिए सदैव कम उर्वरता वाली मिट्टी का प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए खाद तैयार करते समय 1 भाग गोबर की सड़ी खाद, 1 भाग पत्ती की पुरानी खाद, 1 भाग मोटी आकार वाली बालू व शेष मिट्टी मिलानी चाहिए। इसमें प्रति पौधे की दर से 1 चम्मच हड्डी का चूर्ण और नीम की खल्ली भी मिलानी चाहिए। पौधे कैसे लगाएं? बोनसाई वृक्षों को लगाने के लिए पौधों को नर्सरी से खरीदा जा सकता है। ऐसे पौधों का चुनाव करना चाहिए जो बहुत कम मिट्टी में छोटे छोटे पात्रों में काफी लंबे अरसे से लगे हों। पौधों को रोपने का सबसे उपयुक्त समय बरसात या फरवरी-मार्च का होता है। पौधों को भूमि से अलग करते समय व गमलों में स्थानांतरित करते समय यदि अनावश्यक मिट्टी और जड़ें लगी हों तो अलग कर देना चाहिए। ध्यान रखें कि पौधों की प्रमुख मूसला जड़ को नहीं काटना चाहिए। शुरू में इन पौधों वाले पात्रों को 3-4 दिन तक छायादार स्थान पर रखें। बाद में ऐसे स्थान पर रखें जहां सुबह की धूप 3-4 घंटे तक आती हो। बोनसाई के पात्रों को मिट्टी पर न रखकर पक्के फर्श पर रखना चाहिए। सिंचाई। बोनसाई पौधों को हल्की सिंचाई की आवश्यकता होती है। सिंचाई नियमित रूप से करनी चाहिए। गर्मी अधिक होने पर सुबह शाम पानी दें व पत्तों पर छिड़काव करें। देखरेख। बोनसाई वृक्ष पात्र में लगाने के बाद जब अच्छी तरह स्थिर हो जाएं, तब तांबे के तारों के सहारे इसकी सधाई करके इनकी मनचाही आकृति प्रदान की जा सकती है।
अच्छी आकृति देने के लिए शाखाओं तथा कोपलों को काटकर अलग कर देना चाहिए। बोनसाई वृक्षों की पात्रों की मिट्टी में जब पोषक पदार्थों की कमी होने लगे तो इन वृक्षों को दूसरे पात्रों में बदलना चाहिए। आमतौर पर प्रत्येक तीसरे वर्ष पात्रों को बदलने की आवश्यकता होती है। पात्रों को बदलते समय एक बार फिर अनावश्यक जड़ें पौधे से काट देना चाहिए। आप घर पे कुछ समय के लिए इसको रख सकते हैं, पर ज़्यादातर है ना आप उसको धूप में रखें। इसके अलावा आपको जितने भी फाइकस है, जैसे बड़ है, पीपल है, या फाइकस के बेंजामिन है, पांडा है, जिनमें जामुन है, जिनमें तोड़ने पर दूध निकलता है, उन सभी के पौधों की आप है ना बोनसाई आप बना सकते हैं। और फलदार वृक्षों के अंदर अगर आप जाएं तो चीकू का बोनसाई है ना घर में आप रख सकते हो, बहुत अच्छा बनता है। अनार का बहुत अच्छा बनता है, अमरूद का बहुत अच्छा बनता है। अगर आप फूलों के पौधों में लें तो आप बोगनविलिया का बोनसाई आप बना सकते हैं, हिबिस्कस का बोनसाई बना सकते हैं। इसके अलावा आप जंगलात के पौधे लें तो आप गुलमोहर का बना सकते हो, जकरंडा का बोनसाई बन सकता है। इसके अलावा आप दूसरे जो पौधे हैं जो गुलमोहर के साथ में, उनको भी आप बढ़ा सकते हैं। और जिन पौधों में फूल आते हैं उनको उस हिसाब से भी बड़ा करें, कुछ बड़ा करें। बाकी सब पौधे हैं, आप नींबू के पौधे हैं, वो भी अच्छे हाइट से तैयार होकर के बन सकते हैं। और ये देखा आपने जो बड़ देख रहे हो, ये करीबन 35 साल का है। और इसके साथ अगर गुलमोहर का पौधा रखें या इसके साथ अनार का पौधा रखें, अनार के जब फूल आते हैं और फल बड़ा होता है तभी बोनसाई इसका बहुत अच्छा दिखता है, तो आप इसको कर सकते हैं। बोनसाई के लिए 3 मुख्य बातें ध्यान में रखनी चाहिए। वृक्ष का ऊपर वाला अग्रभाग इस प्रकार का हो कि वृक्ष के विस्तार का अंतिम छोर लगे। जड़ के समीप का तना अधिक आयु का लगे। वृक्ष की टहनियाँ स्वस्थ एवं कलात्मक आकृति में फैली हों। और इस प्रकार बोनसाई पौधे उगाकर आप अपने घर की शोभा और सुंदरता बढ़ाने के साथ साथ अपने घर के आसपास के वातावरण को साफ एवं सुंदर बना सकते हैं। और बोनसाई से एक लघु व्यवसाय के रूप में आप अच्छी आय भी कमा सकते हैं। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की तरफ। खेती से अधिक लाभ कमाने के लिए किसानों को ऐसी फसलों की खेती करनी चाहिए जिसकी बाजार में अच्छी मांग हो और उसकी कीमत भी अच्छी मिले। और कुछ ऐसा ही किया है उत्तर प्रदेश जिला वाराणसी के किसान विजय कुमार सिंह ने। ये भिंडी की खेती से कम लागत में अच्छी आय कमा रहे हैं, जो आज आपके बीच भिंडी की खेती में मिली सफलता के बारे में अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। तो आप भी देखिए और लाभ उठाइए। इसकी रोपाई के लिए हमने जून महीने में जुताई किया था। मुर्गी के जो खाद की खेती के लिए 1 एकड़ ज़मीन का पहले जुताई करवाया था। वह उसमें लमसम 1 ट्रैक्टर मुर्गी का खाद और प्लस 1 ट्रैक्टर गोबर की सड़ी खाद डाल के अंतिम जुताई के समय 60 किलो डाई, 30 किलो पोटास और 45 किलो यूरिया खेत में छिड़काव करके मैंने फिर रोटावेटर से जुताई किया था। जून माह में मैंने लगाया था और बीज जो था मार्केट से सोधा हुआ बीज मैं लाया था। उसके बाद मेड़ी से मेड़ी की दूरी जो है कि दूरी 3 फीट की दूरी पे है और जो जोहा बनता है दोनों तरफ लगता है। दूरी लमसम 8 से 10 इंची और कतार की दूरी 3 फुट और नामधारी 868 वैरायटी का है। अच्छा पैदावार है। मेड़ से लगाने से फ़ायदा होता है कि पतवार जो निकालना होता है आसानी से निकल जाता है। और जो पेड़ की दूरी है 8 से 10 इंची, वह जो गासा बीज पहले तो निकलता है, बाद में गांसे निकलते हैं। गांसे में जो फल आते हैं फैल के वो फरने में अच्छा फरता है। और दोनों जब कतार से कतार की दूरी 3 फीट हो जाती है तो दोनों तरफ के जो गांसे होते हैं बाद में वो आपस में भर जाते हैं। खेत में आसानी होती तोड़ने में और उसको खाद पानी देने में भी हमको अच्छा लगता है। बरसात के बहुत ज़्यादा पानी पड़े तो वह पानी से गलता भी नहीं है, पौधा उग जाता है।
मेड़ पर, तो उसको हम लोग गुड़ाई करते हैं, निरवाई करते हैं, फिर फावड़े से या कुदार से जैसा उस समय उचित होता है पानी का नमी के वजह से, तो उसमें मिट्टी भी चढ़ा देते हैं। उस समय भी हम लोग खाद का प्रयोग करते हैं, थोड़ा सा यूरिया, डाई और पोटास उसमें रासायनिक उर्वरक डाल करके करते हैं। जब फसल 25 से 30 दिन की हो जाती है, उस समय ये किसान निराई गुड़ाई करके प्रति एकड़ 15 किलोग्राम DAP, 15 किलोग्राम यूरिया और 8 किलोग्राम पोटाश का प्रयोग करते हैं। जब भिंडी में फूल आने लगते हैं उस समय भी हम लोग खेत के अनुसार जैसा जितना खेत हो प्रति बिस्सा के हिसाब से 1 किलो बिस्सा यानी 30 किलो फिर डालते हैं। फिर 3, 4, 5, 6 तोड़ाई जैसा मतलब खेत में पौधा विकसित हो वो हिसाब से 3, 4 तोड़ाई के बाद भी फिर हम लोग खाद का उतना ही मात्रा प्रयोग करते हैं। 3, 4, 5 तोड़ाई के बाद 30 किलो पे हम लोग फिर यूरिया का प्रयोग करते हैं। इस समय बरसात की भिंडी में सबसे ज़्यादा कुट्टी का प्रकोप, कुट्टी जो फंगर का लीजिए और बड़े वाले किरौना, उसके लिए उसमें 15 लीटर पानी में 30 ml के हिसाब से 2-3 दवाई जैसे साफ पाउडर हो गया, एसीटाप हो गया और प्रोफेक्स सुपर हो गया, उसको 30 ml प्रति 15 लीटर घोल बना के मशीन से छिड़काव करते हैं। इन्होंने भिंडी की तुड़ाई 50 दिन की अवस्था पर शुरू कर दी है। ये किसान तुड़ाई के समय कौन सी बातों का ध्यान रखते हैं और भिंडी की फसल से इनको कितनी आमदनी मिलती है, जानते हैं इन्हीं से। हम लोग हाथ में दस्ताने लगाते हैं क्योंकि इसमें छोटे छोटे दिखाई नहीं पड़ते हैं, उसमें रुएं होते हैं जो बहुत हाथ को मतलब धंसते हैं, तो दस्ताने लगा के सभी बच्चे अथवा, और उसके साथ यदि भिंडी में नमी आ जाए तोड़ते समय तो मतलब एक प्रकार से जैसे कि शरीर में जलन पैदा हो जाए उस टाइप का होता है। उसके बाद हम लोग दस्ताने लगा लेते हैं। तोड़ने के बाद आते हैं उसको धुलाई करते हैं। धुलाई के बाद इसलिए धुलाई करते हैं कि उसमें भाई छोटे छोटे जो भिंडी के दाती लगे छोटे छोटे फंगर होते हैं वो धुल जाते हैं। भिंडी साफ लगती है, मार्केट में जाने में लेट होता है तो भी साफ भिंडी बनी रहती है। वहाँ से तोड़ने के बाद सभी लोग लपट के एक साथ उसको बड़े बड़े जो इकट्ठे हो जाते हैं उसको छटाई कर देते हैं। जो अच्छी भिंडियाँ उसको बोरे में भर के मार्केट में हम लोग भोजीवीर की तरफ ले जाते हैं। वहीं पे मार्केट है, कोई जहाँ मतलब जैसा सुविधा हरंगा चले जाते हैं, चंदुआ चले जाते हैं। तुड़ाई संभवतः जो ये फसल है 40 से 45 बार एक बार में ये टूटता है। तुड़ाई एक तीसरे दिन मतलब आज मैं तोड़ लिया तो एक दिन का अतरा देना पड़ता है, फिर तीसरे दिन भिंडी टूटती है और एक तुड़ाई में लगभग 2.5 से 3 कुंटल तक भिंडी मिल जाती है। भिंडी उपलब्ध हो जाती है। फिर यही प्रक्रिया तीसरे दिन मतलब लगातार 3 दिन यदि एक दिन का अतरा न दिया जाए मतलब तो छोटा पड़ जाएगा, लेकिन एक दिन ज्यों ही अतरा दिया जाता है तो भिंडी का एक साइज अच्छी हो जाती है, उसका देखने में अच्छा लगता है। ये एक दिन रोकने के बाद ही तीसरे के दिन टूटता है। हर तोड़ाई पे 2.5 से 3 कुंटल भिंडी उपलब्ध होती है प्रति एकड़। अभी तक इन किसान भाई ने लगभग 25 तुड़ाई कर ली है। शुरुआत में 2-3 तुड़ाइयों में प्रतिदिन 1.5 कुंतल उपज मिला, उसके बाद अब प्रति तुड़ाई 2.5 कुंतल का उत्पादन हो रहा है। इस तरह अभी तक इन्हें 59 कुंतल उपज मिल चुका है। और इसका जो मार्केट है बाजार में जैसे कि शुरुआत में 25 से 30 रुपये किलो मिल जाते हैं, बाद में धीरे धीरे जब हरी सब्जियां और तैयार होती हैं तो फिर 10 से 12, 8 तक, कभी कभी उससे भी डाउन हो जाता है जैसा मतलब मार्केट चले, और अक्सर करके 8-10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से जाता है। भिंडी अभी तक औसतन 900 रुपए प्रति कुंतल के हिसाब से बिका है, जिससे अभी तक कुल 53,100 रुपए की कुल आमदनी हुई है। लमसम पूरी लागत सर 15 से 18, मान लीजिए कभी कभी ज्यादा रोग लग जाए तो 20,000 भी लग जाते हैं। खेत की तैयारी, बीज की खरीद, बुआई, खाद, उर्वरक, दवा और भिंडी को बाजार पहुंचाने में इनकी कुल लागत लगभग 20,000 रुपए आती है, जिसे इनकी कुल आय में से यदि घटाया जाए तो अब तक इन्हें 33,100 रुपए शुद्ध लाभ के रूप में मिल चुका है।
अभी इनकी फसल में लगभग 15 तुड़ाई और होगी, जिससे मिलने वाले लाभ से इनका शुद्ध लाभ और भी बढ़ जाएगा। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की तरफ। प्रदेश में अरहर की फसल इस समय बढ़वार की अवस्था पर है और इस समय फसल में कई तरह के कीटों का प्रकोप भी होता है, जिनकी किसानों को पहचान नहीं होती और वे समय रहते इनका नियंत्रण नहीं कर पाते, जिससे किसानों को बहुत कम ही उपज मिल पाती है। तो किसान भाई अरहर की फसल में लगने वाले कीटों की पहचान कैसे करें और नियंत्रण के लिए कौन से उपायों को अपनाएं, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कीट वैज्ञानिक डॉक्टर अशोक कुमार भौमिक से। मैं ये आप देख रहे हैं कि अरहर की फसल है, तो अरहर कहने को ये खरीफ की फसल है, पर क्या है कि खरीफ और रबी दोनों में इसका समन्वय है, क्योंकि क्या है कि ये लंबी फसल है तो ये खरीफ में बोई जाती है, पर इसका फल जो है हमें रबी में ही मिलता है। अरहर की फसल पर लगभग 250 प्रकार के कीटों का प्रकोप होता है। इनमें से 1 दर्जन कीट मुख्य रूप से फसल को हानि पहुंचाते हैं। इनमें विभिन्न प्रकार के फली भेदक, दानों और फूलों के रस चूसक और फूलों को खाने वाले भृंग कीट प्रमुख हैं। अगेती अरहर 30 से 50% और कभी कभी 70 से 80% तक कीटों द्वारा फसल की हानि होती है। मैं देख रहा हूँ कि इसमें कई प्रकार के कीड़े लगे हुए हैं। इसमें अभी क्या है कि पहले तो जो थी तो पत्ती मोड़क का भी प्रकोप देखने मिल रहा है, तो ऐसे किसान भाई खेतों में जाएं और देखें जहाँ पे ये पत्ती मोड़क का प्रकोप है, तो वहाँ जहाँ तक संभव हो थोड़े बहुत रकबे में उनको तोड़ के नष्ट भी करके जला दें। या इसके अलावा भी जो इमाबैक्टीन बेंजोइट है, ये 5 SG है, इसका भी ये 200 से 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप छिड़काव करें तो भी लाभ है। और इसके अलावा भी जहाँ जहाँ फूल लग रहे हैं वहाँ मैं देख रहा हूँ कि फफूला कीट जो है उसका भी इस बार काफ़ी प्रकोप देखने को मिल रहा है। ये काफ़ी आकर्षित और बड़े से काले और पीले रंग के चिट्टेदार कीट होता है, काफ़ी बड़ा सा है, पर ये क्या है कि हर प्रकार के फूलों को ये खा के नष्ट कर देता है। तो इसके नियंत्रण के लिए सबसे अच्छा ये उपयुक्त पाया गया है कि जो हमारे पारंपरिक कीटनाशक हैं जैसे क्लोरोपाइरिफॉस है, इसका 2 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से यदि किसान भाई छिड़काव करते हैं तो निश्चित तौर पर इसका प्रकोप रुक जाएगा। किसान भाइयों, अभी अरहर की फसल में रस चूसक कीट, जेसिड, फुदका आदि का प्रकोप है, जो कि पौधे के कोमल भागों का रस चूसकर हानि पहुंचाते हैं। साथ मोज़ेक जैसे भयंकर रोग वाहक कार्य भी करते हैं। पहला, रस चूसक कीटों के लिए 0.04% मोनोक्रोटोफॉस 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। इसके अलावा भी फलियां छोटी छोटी लगी हुई हैं, कहीं बड़ी फलियां भी आई हुई हैं। इनमें भी क्या है कि जो छेदक कीट हैं, उनके हर प्रकार के छेदक कीट हैं, चाहे वो प्लूम मॉथ हो, चाहे वो चने की इल्ली हो या अन्य दूसरे प्रकार के भी जो हैं वो सब प्रकोपित कर रहे हैं। तो इन सब से बचाव करना आवश्यक है। इन सब के लिए भी क्या ये अच्छा है कि आप समन्वित कीट नियंत्रण का उपयोग करें। और मैं तो ये चाहूँगा कि डंडियाँ भी बड़ी बड़ी लगा दें, खूंटियाँ 20 से 25 प्रति एकड़ के हिसाब से, ताकि उसमें वो दुफनी रहे, उसमें या टी आकार की रहे जिसमें चिड़िया बैठें और इनको खाती जाए, तो इससे भी काफ़ी नियंत्रण होता है। इसके अलावा भी क्या है कि प्रकाश प्रपंच का आप उपयोग करें। तो प्रकाश प्रपंच में भी क्या है कि हर प्रकार के ये कीड़े जो हैं इसमें आके बंद हो जाते हैं, उनको नष्ट किया जा सकता है। और जो फिरोमोन प्रपंच है इसका भी आप उपयोग करें तो इससे भी काफ़ी लाभ होता है। एक तो इनसे क्या कीड़े तो नियंत्रित होते ही हैं, साथ में ये क्या हमको ये बताते हैं कि वातावरण में कितने कीड़े हैं, माने उसके प्रकोप की क्या संभावना है, ये भी बहुत आवश्यक रहती है। तो इसके नियंत्रण के लिए सबसे अच्छा ये उपयुक्त पाया गया है कि जो हमारे एंडोक्सिकार्ब हैं या राइनेक्सिपार हैं, तो ये जो भी दवाइयाँ हैं तो ये आप कीट विशेष के अनुसार इसमें छिड़काव कर सकते हैं। तो हर फसल में हम दवा डालने के पहले हम ये देख लें कि एक पूरा घोल बना लें कि हमको एक रकबे में कितना पंप डालना है, क्योंकि पानी की मात्रा की भी उतनी बहुत आवश्यक होती है। क्योंकि जितना ज़्यादा पानी डालेंगे, जितना ज़्यादा घोल डालेंगे, वो चारों तरफ अच्छे से फैलेगा और नियंत्रण अच्छे से होगा।
जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उससे पूछा है, गांव बामौरी जिला बारां के प्रमोद कुमार ने, आपने पशुओं में सर्रा रोग के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों नमस्कार। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण पशुओं में होने वाली बीमारी के विषय में बात करने जा रहे हैं और उस बीमारी का नाम है सर्रा रोग। यह एक रक्त परिजीवी द्वारा होता है जिसका नाम ट्रिपेनोसोमा इवांसी है और यह रक्त परिजीवी जो है एक पशु से दूसरे पशु में फैलता है और इसके फैलने का वाहक एक तरह का मक्खी होती है जिसका आकार जो है घरेलू मक्खी से बड़ा होता है, जिसे हम डांस मक्खी कहते हैं। और उसी मक्खी के काटने से ये परजीवी जो है एक पशु से दूसरे पशु के शरीर में प्रवेश करते जाता है। इस बीमारी के लक्षण में पशु जो है सुस्त रहती है और अपने थूथना जो है ज़मीन पर रखकर बैठती है। इसके अलावा एक ही स्थान पे गोल गोल घूमना और रुक रुक कर पेशाब करना और साथ ही उसके आँख जो होते हैं पशु के वो लाल और धंसे हुए रहते हैं। मुख्य रूप से यही लक्षण है जिससे कि आप सर्रा की पहचान कर सकते हैं। अगर पशु में किसी तरह का जो लक्षण हमने बताए हैं वो लक्षण दिखाई पड़े तो अपने निकटतम पशु चिकित्सा पदाधिकारी से संपर्क करके और पशु के शरीर की भार के अनुपात में जो है एंटी प्रोटोजोअल ड्रग्स जो होते हैं यानी परजीवी नाशक दवाएं जो होती हैं उसे प्रयोग में लाना पड़ेगा, जिसमें मुख्य रूप से बेरेनिल और नीलबेरी जैसी दवाएं जो कि डाईएमिनाजिन एसिचुरेट कंपोजिशन की होती हैं वैसी दवाएं का प्रयोग और साथ ही साथ कुछ सहायक दवाएं का भी प्रयोग जो है करना पड़ता है इलाज में। अतः इस मौसम में थोड़ी सी सावधानी अगर आप बरतेंगे तो आपकी पशु जो है बीमारी से बचे रहेंगे और आप पर्याप्त मात्रा में उससे दूध का उत्पादन प्राप्त करते रहेंगे। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। काजरी जोधपुर में आयोजित किसान मेले पर अन्नदाता की खास प्रस्तुति। हरे चारे की फसल तितली मटर के फायदे और वैज्ञानिक तकनीक से खेती पर जानकारी। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।